हेलो दोस्तों, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए गति का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने आपको गति के बारे में, गति के प्रकार तथा न्यूटन के नियमों के बारे में बताया था। और ये जो पार्ट 2 है, इसमें उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो कि हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो गति के नियम में न्यूटन के नियम हमने बताए थे 3 नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो कि तीसरा था, और क्या कहते हैं, प्रथम नियम था जब हम किसी वस्तु अर्थात विराम का जड़त्व, पहला नियम था। और दूसरा नियम था जिससे हमने बल का व्यंजक प्राप्त किया था। तो आगे आए देखते हैं, इसके आगे क्या है। आगे लिखा है संवेग। संवेग संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, है ना। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं तथा वेग जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? संवेग प्राप्त होगा। ठीक। संवेग के संरक्षण के कुछ नियम हैं, चलिए आइए हम देखते हैं। जैसे क्या लिखा गया है कि यदि किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के बाद का संवेग जो है वो बराबर रहता है। अर्थात मान लीजिए एक वस्तु आपकी इधर से आ रही है और एक वस्तु इधर से आ रही है, अर्थात एक वस्तु इधर से आ रही है और दूसरी वस्तु इधर से आ रही है। तो इस पर अगर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो इन दोनों के बीच जब टक्कर होगा तो टक्कर के बाद ये समान वेग से ये इधर की ओर तथा ये इधर की ओर चली जाएगी। इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, तो जिससे इनके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही कहलाता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक। आगे है आवेग। आवेग क्या कहलाता है? जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगाया जाता है तो बल तथा समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर कोई बल थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो उस समय अंतराल को जब हम बल के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आवेग प्राप्त होगा। ठीक। आवेग का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है ना। बल की दिशा आवेग की दिशा के बराबर होती है। मान लीजिए पिंड पर मैंने बल इस दिशा में लगाया तो आवेग की दिशा भी क्या होगी? यही डायरेक्शन होगी। तो ये कहलाता था आवेग। अब आगे है बल के 2 प्रकार और दिए गए हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो पहला है आपका अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई बल लगता है केंद्र की ओर तो वो बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। देखिए, जब हम कोई वृत्ताकार जब वस्तु होती है तो उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बाहर की ओर बल कार्य करता है और दूसरा जो है अंदर की ओर बल कार्य करता है। तो जो बल केंद्र की ओर कार्य करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे केंद्र है आपका, तो कोई बल जब मान लीजिए गोलाकार आकृति में बल लगा रही है तो इस पर एक डायरेक्शन अंदर की ओर भी एक बल कार्य करता है और एक सीधा बाहर की ओर कार्य करता है। तो जो बल अंदर की ओर कार्य करता है, अंदर की ओर, उस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है तो उस पर अंदर की ओर एक बल कार्य करता है। तो वो उदाहरण है किसका? अभिकेंद्रीय बल का। दूसरा उदाहरण है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। तो इलेक्ट्रॉन भी नाभिक की ओर जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो गति भी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन की नाभिकीय गति कहलाती है। आगे है साइकिल सवार का अंदर की ओर मुड़ जाना। मान लीजिए मोड़ आया, तो जब हम साइकिल पर सवार होकर इस डायरेक्शन में से जाते हैं तो जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे बीच में पहुँचते हैं तो हमारा जो साइकिल होती है वो अंदर की ओर झुक जाती है। तो अंदर की ओर झुकने का कारण क्या है? गुरुत्व को बनाए रखना। और गुरुत्व को बनाने के लिए हमें अंदर की ओर जो एक बल कार्य करता है वो बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल के 3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं।
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना तथा साइकिल सवार का मोड़ पर अंदर की ओर झुकना। ठीक, अब देखिए इसमें इसका जो है संबंध भी दिया गया है बल के साथ। लिखा गया है कि इस बल के अभाव में वृत्ताकार मार्ग पर हम गति नहीं कर सकते हैं। जब तक अब केंद्रीय बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात केंद्र की ओर बल कार्य नहीं करेगा, तब तक हम वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करेंगे। क्योंकि एक गति आपकी वृत्ताकार होती है, एक रेखीय होती है। तो रेखीय गति आपको वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करने देगी, लेकिन जो अभिकेंद्रीय गति होती है वो आपको वृत्ताकार मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, अब इसका जो है संबंध क्या है, F बराबर mv² बटे r। mv की घात 2, यहाँ पे होगा mv की घात 2 बटे r अर्थात त्रिज्या। ठीक, m द्रव्यमान, v वेग और r क्या होगी, त्रिज्या। ये अपकेंद्रीय बल का व्यंजक है। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, अपकेंद्रीय बल। वह बल जो वृत्ताकार मार्ग पर बाहर की ओर लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जो बल अंदर की ओर कार्य करे उसे अभिकेंद्रीय बल, जो बल बाहर की ओर कार्य करे वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है तो उसमें जो घिरनी अंदर नाचती है तो कपड़े को बाहर की ओर धक्का देती है, तो जिसकी ओर पानी, डिटर्जेंट और कपड़े में बार बार गति होती रहती है और जो उसके अंदर की मैल होती है कपड़े के अंदर की वो बाहर आ जाती है। सेम वही प्रोटेक्शन या वही कार्य आपका दूध में होता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, जो आपकी मथनी होती है, मथनी से जब हम मथते हैं तो दूध बाहर की ओर जो है गति करता है और इससे जो है इसमें गति होने के कारण जो मक्खन होता है वो दूध के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका अपकेंद्रीय बल। अगला है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण जो है बल का ही एक प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। अक्ष के परितः, ठीक है, घुमाने की जो प्रकृति होती है क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण का व्यंजक क्या है, बल गुणे दूरी, अर्थात बल आघूर्ण जो है बल तथा दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब लिखा गया है कि सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो कुछ मशीनें होती हैं वो बल आघूर्ण के कार्य पर मतलब सिद्धांत पर कार्य करती हैं, उनको फ़िलहाल हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि कौन सी मशीनें हैं जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जैसे कि उत्तोलक, उत्तोलक जो होता है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आनत तल तथा स्क्रू जैक, ये सभी बल के आधार पर, बल आघूर्ण के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक, आगे है आपका बल के कुछ प्रकार हैं। जैसे बल के प्रकारों में हमने आपको 3 प्रकार बताए थे। बल के प्रकार में आपको 2 प्रकार बताना है। जैसे गति के मैंने 3 प्रकार बताए थे, रेखीय गति, वृत्तीय गति और कोणीय गति। उसी प्रकार बल के भी 2 प्रकार के मतलब बल के भी 2 प्रकार हैं। पहला है आपका संतुलित बल। संतुलित बल जो है इसकी परिभाषा क्या कहती है, वह बल जो बराबर व विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इस बल को हम संतुलित बल तब कहेंगे जब गति में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात जब कोई बल बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है तथा इस पर किसी भी गति का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कोई भी गति उत्पन्न नहीं होती है, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। अर्थात कोई पिंड है और पिंड पर मैंने इस डायरेक्शन में बल लगाया, तो बल लगाने पे वो जो पिंड है वो भी विपरीत दिशा में बल लगाएगा, क्योंकि आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है न्यूटन का तृतीय नियम। तो जब वस्तु भी उस पर बल लगाएगी और दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं तो जो है वो पिंड गतिमान नहीं होता है। गतिमान नहीं होता अर्थात उसमें कोई वेग, कोई गति उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अगला है आपका असंतुलित बल। तो ये बल कैसा होता है, जब हम किसी वस्तु पर किसी भी डायरेक्शन में बल लगाते हैं
तो वो वस्तु जब गतिमान हो जाती है, गति में परिवर्तित हो जाती है, तो वो गति असंतुलित गति कहलाती है, क्योंकि जो हमारा लगाया गया बल है वो ज़्यादा है और पिंड के द्वारा जो लगाया गया विपरीत दिशा में बल है वो कम है। तो जिसकी वजह से बल जो है बराबर ना होके कम ज़्यादा है, तो इस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। आगे है घर्षण। घर्षण भी बल का ही एक प्रकार है, जो कि पृथ्वी के द्वारा या किसी भी आणत तल के द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है। जब किसी भी तल पर कोई वस्तु रखी जाती है, जब वो गतिमान होती है, तो ये जो आपका तल है उसकी गति का विरोध करता है, और जो गति का विरोध करता है तो वही क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। लिखा है घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। मान लीजिए ये आपका जो पिंड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तल द्वारा लगाया गया जो बल है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए घर्षण जो है हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये विपरीत दिशा में लगता है, पिंड की गति को धीमा करता है, इसी कारण इसे क्षयकारी या छीड़ बल भी कहते हैं। और ये स्नेहक के द्वारा कम किया जा सकता है। स्नेहक जैसे ग्रीस, मोबिल आदि अगर तल पर लगा दिया जाए तो वस्तु उस पर ज़्यादा गतिमान हो जाएगी, तो जिसकी वजह से घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपके सामने लिखा है कि स्नेहक के रूप में हम तेल, मोबिल, ग्रीस आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है? घर्षण, जो कि हमने कहा कि ये हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो घर्षण जो हैं आपके वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब जो बल कार्य करता है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा है सीमांत घर्षण। ये कब कार्य करता है? यह तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकाने की स्थिति में होती है। मतलब कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, तो ये जब हम खींचना शुरू करते हैं तो जो बल लगता है, जो घर्षण लगता है, उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं, क्योंकि गति को रोकने का अंतिम घर्षण सीमा का अंत है ना, सीमांत घर्षण कहलाता है। अगला है गतिज या सर्पी घर्षण। ये कब लगता है? जब वस्तु आनत तल पर फिसल रही होती है। आनत तल पर फिसल रही होती है अर्थात क्या कहते हैं? आनत तल पर फिसल रही होती है अर्थात मान लीजिए कि क्या कहते हैं, ये आपका आनत तल है और यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है, तो जब नीचे की ओर फिसलेगा तो ये वस्तु जो है जब नीचे की ओर फिसलेगी तो जो घर्षण कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण। अगला है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण कब कार्य करता है? जब वस्तु आनत तल पर लुढ़क रही होती है। मान लीजिए आपका आनत तल है और इस पर कोई वस्तु रखी है गोल गोल, और ये लुढ़कते हुए आ रही है, लुढ़कते हुए जो है नीचे की ओर आ रही है, तो ये जो बल कार्य करता है घर्षण बल, वो क्या कहलाता है? लोटनी घर्षण कहलाता है। और ये सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण में होता है तथा सबसे कम लोटनी घर्षण में होता है, क्योंकि आप जानते हैं स्थैतिक घर्षण अर्थात जब वो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर घर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा। वही वस्तु जब लुढ़कते हुए आ रही है तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो कम कार्य करेगा। तो इसी वजह से लोटनी घर्षण सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे है घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सतह कैसी है, चिकनी है, खुरदरी है, किस प्रकार की है। जब वो सतह जो होती है वो खुरदरी होती है तब उस पर घर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है। वहीं जब सतह चिकनी होती है तब उस पर जो घर्षण बल होता है वो कम कार्य करता है। और जो घर्षण बल होता है ये एक बीमाहीन राशि है। जैसे सबकी कोई ना कोई बीमा होती है, जैसे बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक होता है, दूसरा होता है न्यूटन। तो ऐसे ही वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हर एक राशि का कोई ना कोई मात्रक होता है, लेकिन घर्षण जो है ये मात्रकहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक, घर्षण गुणांक जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। घर्षण गुणांक का मान जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं?
म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तथा जो घर्षण बल होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, और जब बल की विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आज की जो क्लास है आपकी गतिज की गति और गति के साथ साथ बल के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये लेसन आपका हुआ समाप्त। तो चैनल में जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, अभी तक आपको विज्ञान और जो है सामान्य विज्ञान और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की वीडियोस आपको दी जा रही है। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट की वीडियो दी जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा, तथा हर एक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपकी क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद।